प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन के ऊष्मागतिक द्वितीय भाग से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों को संक्षिप्त में हम पुनः दोहरा देना चाहते हैं, जिसमें क्लासेस असमानता के आधार पर हमने एंट्रोपी के उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय एवं एंट्रोपी के स्वतः प्रवर्तिता एवं साम्य के रूप में परिभाषित किया था। एवं क्लोसिस असमानता के चिन्हों के आधार पर बराबर एवं वृत्त चिन्हों के आधार पर हमने सुपरिभाषित किया था। हमने साबित किया था, हमने सिद्ध किया था कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है किस प्रक्रम में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में संपन्न हो रही है अथवा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में संपन्न हो रही है। कोई भी जो प्रक्रम है वो स्वतः प्रवर्तिता वाला है या साम्य वाला होता है। उत्क्रमणीय जो होता है वो साम्य वाला होता है, अनुत्क्रमणीय जो होता है वो स्वतः प्रवर्तिता वाला होता है। और विभिन्न प्रक्रमों में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय व्याख्यानों को प्रस्तुत करने के पश्चात आज हम इसी ऊष्मागतिकी के द्वितीय का अगला वाला जो विषय है अवस्था फलनों के रूप में बहुत ही अगला वाला जो भाग है, अगला वाला जो विषय है, इसी अध्याय का आज हम उस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगला वाला आज का जो हमारा विषय है एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम एवं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, संयुक्त नियम को ही हम यहाँ पर जो है एंट्रोपी अवस्था फलन का मूलभूत समीकरण कहा जाता है। फिर से समझिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एवं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के संयुक्त नियम को ही हम एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में, मूलभूत समीकरण के रूप में सुपरिभाषित करते हैं। आइए हम देखते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ds बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्या होता है। यहाँ पर कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। आगे देखेंगे ऊष्मागतिकी का हमारे पास में जो प्रथम नियम है डेल क्यू रिवर्सिबल बराबर डी यू प्लस पी डी वी क्या होता है, इसको हम समीकरण नंबर 2 के द्वारा चिन्हित करते हैं। और आप देखेंगे समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में हम प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसी स्थिति में डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी क्या होता है, जहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू बराबर जो है कार्य बराबर जो होता है पी डी वी यानी कि दाब और आयतन के बराबर होता है। ds बराबर डी यू अपॉन टी के प्लस पी डी वी अपॉन टी के, टी को जो है अलग अलग जो है राशियों में हम विभाजित करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास समीकरण नंबर 3 एक मूलभूत एक महत्वपूर्ण समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण को ही एंट्रोपी अवस्था फलन का मूलभूत समीकरण कहा जाता है। आइए इसी मूलभूत समीकरण को, संयुक्त समीकरण को, अवस्था फलन समीकरण को हम आदर्श गैस के लिए हम इस पर लागू करते हैं। अगला वाला हमारा जो शीर्षक है एंट्रोपी आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी का आप देखेंगे ताप और आयतन के मध्य संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। आगे हम अगले वाले जो हमारा जो पद जो है ऊष्माधारिता की परिभाषा से हम जानते हैं डी यू बराबर सी वी डी टी क्या होता है, इसको समीकरण नंबर 4 कहते हैं। समीकरण नंबर 4 को क्या करेंगे, मूलभूत समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। ऐसी स्थिति में डी एस बराबर सी वी डी टी अपॉन टी प्लस पी डी वी अपॉन टी क्या होता है। चूँकि हम आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी का ताप और आयतन के मध्य संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, आदर्श गैस की मूलभूत जो समीकरण है वी बराबर एन आर टी होता है। आप देखेंगे यहाँ पर पी बराबर जो है एन आर टी अपॉन वी क्या होता है। और यहाँ पर देखेंगे समीकरण नंबर 5 में सी वी डी टी अपॉन टी एज इट इज होती है, यथावत होती है। पी जब बराबर जो है एन आर टी अपॉन वी क्या होता है। आप देखेंगे टी से जो है टी जो है यह निरस्त हो जाएगा। हमारे पास में डी एस बराबर सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डी वी अपॉन वी समीकरण नंबर 7 के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब समीकरण नंबर 7 को उचित सीमाओं के मध्य हम इसको समाकलित करते हैं। उचित सीमाओं के मध्य का मतलब होता है एंट्रोपी का जो है 1 और 2, तो आपका टी और टी 1 और 2 से T1 और T2 से, एंट्रोपी का जो है डेल S1 और डेल S2 से। इसी तरह से उचित सीमाओं का मध्य होता है यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन के भीतर, समाकलन के भीतर आयतन है, तो यहाँ पर V1 से V2 समाकलन के भीतर जो है व्युत्क्रम राशि के रूप में तापमान उपस्थित होता है। इसको T1 और T2 के रूप में सुपरिभाषित करते हैं। आप देखेंगे इसको हल करेंगे
तो डेल एस बराबर सी वी ई बेस में जो है ई घात ई आप देख ई आधार में एल एन टी टू अपन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपन वी वन के होता है समीकरण नंबर 8। आप देखेंगे ई आधार के रूप में इसको आगे हम सोल्व करते हैं 10 आधार के रूप में 10 बेस के रूप में रहते हैं तो 2.303 के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो डेल एस बराबर 2.303 सी वी लॉग टी टू अपॉन टी वन 2.303 प्लस 2.303 एन आर लॉग वी टू अपॉन इसको समीकरण नंबर 9 कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों समीकरण नंबर 9 जो है आदर्श गैस के लिए आप देखेंगे एंट्रोपी का ताप और आयतन के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है, संबंध के मध्य संबंध दर्शाता है। प्रिय विद्यार्थियों एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं, आज के व्याख्यानों में हमने जिस विषयों को जो है ऊष्मागतिकी द्वितीय के रूप में चुना है वो है एंट्रोपी अवस्था फलनों के रूप में। एंट्रोपी अवस्था फलनों के रूप में जो होता है हमने पूर्व में विविध व्याख्यानों में हमने इकाई प्रथम में हमने जो है सैद्धांतिक रूप से जो है एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में सुपरिभाषित किया था, लेकिन आप देखेंगे इस अध्याय में इस इकाई में हमने एंट्रोपी का गणनात्मक मान जो है ताप और आयतन के रूप में सुपरिभाषित किया है, प्रतिपादित किया है, व्यंजक को उत्पन्न किया है, जिसमें आप देखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम जो अलग था, ऊष्मागतिकी का नियम जो अलग था, दोनों के अलग अलग फॉर्मेट थे, दोनों के अलग अलग रूप थे, लेकिन जब संयुक्त समीकरण दोनों को मिलाते हैं तो संयुक्त समीकरण जो है एंट्रोपी की अवस्था फलन को दर्शाता है। तत्पश्चात ऊष्मा धारिता की परिभाषा इस तरह आयतन पर हम जो है प्रयोग में लेते हुए अंत में जो है एंट्रोपी का ताप और आयतन के मध्य सूत्र जो है अंतिम समीकरण जो है हमने समीकरण नंबर 9 के द्वारा उत्पन्न की है। आने वाले समय में जो है इससे संबंधित हम जो है इससे गणनात्मक मान आंकिक मान जो है हम कक्षा में है और शाम पट्टे पर जो है हल करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।